Hello students. Today topic classifications of natural disaster. उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। नेचुरल डिजास्टर किस जगह उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति कौन से स्थान से होती है, इस आधार पर इनको 4 वर्गों के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहला एटमॉस्फेरिक डिजास्टर, जो हमारे एटमॉस्फेयर से आता है। दूसरा टेरेस्ट्रियल, जो हमारे अर्थ सरफेस से आता है। थर्ड एक्वेटिक डिजास्टर, जो जल क्षेत्रों से आता है। एंड नेक्स्ट लास्ट फोर्थ बायोलॉजिकल डिजास्टर, जो जीव जंतुओं या बैक्टीरिया, जैविक आदि क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अभी जो डिजास्टर उत्पन्न हो रहा है, प्राकृतिक आपदा जो उत्पन्न हो रही है, जो डिजीज़ उत्पन्न हो रही है, महामारी जो उत्पन्न हो रही है, ये आपकी बायोलॉजिकल है। कोरोना वायरस जो है, ये एक जैविक एपिडेमिक है, एक जैविक महामारी है जो पूरे विश्व में फैल रही है। तो इसी प्रकार से इनको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, जो डिजास्टर हैं। कौन कौन से रीजन से ये आते हैं और इनका क्या इफेक्ट होता है, वो आज के टॉपिक में हम पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग द वर्ल्ड ओवर हैव एक्सपीरियंस्ड डिजास्टर एंड हैव फेस्ड द लिव विद देम। विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार के आपदाओं का उनको एक्सपीरियंस है, वो उनका अनुभव करते हैं। एंड हैव फेस्ड एंड लिव विद देम, और उन्हें सहन करते हैं और उनका सामना करते हैं। नाउ पीपल आर बिकम अवेयर एंड वेरियस स्टेप हैव बीन इनिशिएट एट डिफरेंट लेवल फॉर मिटिगेशंस द इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर। अब लोग जो हैं वो इनके बारे में जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। एंड वेरियस स्टेप टू हैव इनिशिएट डिफरेंट लेवल ऑफ मिटिगेशन, और इनसे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए वो कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ उपाय जो हैं वो ढूंढ रहे हैं, और इनसे बचने के लिए वो कार्यरत हैं। Identifications and classifications of disaster is being considered as the effective and scientific step to deal promptly and efficiently with the disaster. इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं, और जो प्राकृतिक आपदाएं घटित हो रही हैं उनसे अच्छे से निपटने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए उनको वैज्ञानिक ढंग से अलग अलग वर्गों के अंदर डिवाइड किया गया है। साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाइड किया गया है, अलग अलग ढंग से उनको डिवाइड किया गया है। ब्रॉडली द नेचुरल डिजास्टर कैन बी क्लासिफाइड अंडर 4 कैटेगरीज। इनको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, जो हमारे पास बुक के अंदर टेबल 7.4 है, इसमें से आप इसको देख सकते हैं। इसमें आप देखिए, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है, एटमॉस्फेरिक डिजास्टर। एटमॉस्फेरिक डिजास्टर के अंदर जो सबसे पहले आता है वो आता है आपका बिलजार्ड्स। बिलजार्ड्स जो डिजास्टर है, ये डिजास्टर हमारे हाई एल्टीट्यूड रीजन्स पर आइस कवर्ड एरिया रहते हैं, जिसमें जो आइस स्ट्रॉम होते हैं, बर्फ़ के जो तूफान होते हैं, उनके रूप में ये आते हैं। जैसे साइबेरिया रीजन, यूरोप, कनाडा और हाई एल्टीट्यूड रीजन्स, जो ऊंचे पर्वतीय स्थल होते हैं, जो आइस कवर्ड रहते हैं, उन रीजन्स के अंदर इस प्रकार के जो
डिजास्टर हैं वो आते रहते हैं। इसके बाद आते हैं थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म जो तेज़ी से बिजली की गड़गड़ाहट होती है, तूफान आते हैं, बरसात आती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो इनको थंडरस्टॉर्म का नाम देते हैं। इस प्रकार के जो डिजास्टर हैं ये भी आपके एटमॉस्फेयर्स में से आते हैं। लाइटिंग जो बिजली चमकती है, इस बिजली चमकने से अर्थ सरफेस पे इसके कांटेक्ट में आने से लोगों की डेथ हो जाती है, तो ये लाइटिंग प्रोसेस। टोर्नेडो जो होते हैं ये भी इसी प्रकार के साइक्लोन्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में और वायुमंडल से हमारे पास आते हैं। ये तेज़ी से हवाएं चलती हैं, चक्र के अंदर हवाएं घूमती है, आसमान में से नीचे जो है वो तेज़ हवाओं के साथ घूमते हुए बादलों का एक चक्कर सा दिखाई देता है, जिससे इसके कांटेक्ट में आने वाले जो भी लाइफ और प्रॉपर्टी होती है, प्लांट्स होते हैं, ब्रिज होते हैं, शिप वगैरह होते हैं, वो सारे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। इसी प्रकार से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो तेज़ हवाएं आती हैं, जैसे कि अभी जो है वो आपके वेस्ट बंगाल के अंदर आया हुआ है। अम्फान जो साइक्लोन है वो इस प्रकार के साइक्लोन हैं, वो तेज़ी से आते हैं। ड्रोट जो होते हैं ये सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रेनफॉल जो होती है वो बहुत ही लेस होती है, जिसके कारण से फॉडर वाटर और फूड की कमी हो जाती है, भोजन की कमी हो जाती है। हेयरस्टॉर्म तेज़ी से जब ओले गिरते हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे गोलियां जो हैं वो धरातल पर गिरते हैं, तो उससे लार्ज स्केल्स के अंदर क्रॉप्स वगैरह जो होती है या इन हेयरस्टॉर्म के इफेक्ट में आने वाले जो ह्यूमन बींग होते हैं उनकी बहुत सी बार डेथ वगैरह भी हो जाती है। तो ये एटमॉस्फेरिक डिजास्टर। इसी प्रकार से फ्रस्ट पाला वगैरह तेज़ी से गिरता है, फसलें पेड़ पौधे वगैरह को काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसी टाइप से हीट वेव्स आती हैं, गर्म पवनें जो हैं वो चलने लग जाती हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर लू चलती हैं, कोल्ड वेव्स चलने लग जाती हैं, शीत लहर चलने लग जाती हैं। तो ये सारे एटमॉस्फेरिक डिजास्टर है। इसके बाद आते हैं आपके टेरेस्ट्रियल डिजास्टर, जो अर्थ सरफेस पर उसके इंटरनल पार्ट में मूवमेंट्स होने के कारण से या उसके सरफेस पर किसी भी प्रकार की अनवांटेड ह्यूमन एक्टिविटी के कारण से ये टेरेस्ट्रियल डिजास्टर क्रिएट होते हैं। इनमें सबसे पहला आपका आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होता है वो हमारे अर्थ सरफेस वाइब्रेट होने लग जाता है, तो इसके ऊपर जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं, पुल्स वगैरह जो होते हैं और अदर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो जाते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो जिस भी सिटी या टाउन के नियर बाई में वोल्केनिक इरप्शंस होता है तो इससे लार्ज स्केल में वहाँ के एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाती है। जो प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो इसके कांटेक्ट में आकर के सभी जो है वो बर्न हो जाते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई होता है और ये बर्न लैंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। लैंडस्लाइड जो हिली एरिया वगैरह होते हैं वहाँ से अपर पार्ट से रॉक्स फॉल होने लग जाता है, चट्टानें हैं वो नीचे गिरने लग जाती हैं, जिससे नीचे की जो फुट हिल रीजन्स पर जो भी प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, सेटलमेंट्स हैं, टाउन्स हैं और अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद आती हैं एवलेंसीज। एवलेंसीज मीन्स होती हैं जो आइस का मूव होना, जैसे लैंडस्लाइड होता है ऐसे ही जो आइस कवर्ड एरिया हैं उनके अंदर जब आइस स्लाइड होने स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एवलेंसीज का नाम देते हैं। इसके बाद आती है सब्सिडेंस। सब्सिडेंस जो लोअर एरिया होते हैं इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के अनफर्टाइल जो सेडिमेंट्स हैं वो आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे जो वहाँ की फर्टाइल सोइल्स होती है वो डिग्रेड हो जाती हैं। तो इस प्रकार के सब्सिडेंस होते हैं। सब्सिडेंस के बाद आते हैं सॉइल इरोजन, जो सब्सिडेंस के विपरीत आ जाता है, बिल्कुल इसके इन्वर्स हो जाता है। इस कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि सॉइल की अपर जो फर्टाइल लैंड्स होती है वो एयर या वाटर या अदर एक्टिविटी के कारण से वहाँ से रिमूव हो जाती है और अनफर्टाइल या जो बारन लैंड है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हमारे फूड प्रोडक्शन है वो फास्टली रिड्यूस होने लग जाते हैं। तो ये थी आपकी सॉइल इरोजन। इसके बाद आते हैं आपके एक्वेटिक जो जल क्षेत्रों से हमारे डिजास्टर क्रिएट होते हैं। इसमें फ्लड की कंडीशन, हैवी रेनफॉल्स होती है तो रिवर्स का जो
कैचमेंट एरिया है, इसके अंदर वाटर फिलिप हो जाता है, भर जाता है, जिससे वहाँ के विलेज हैं, क्रॉप्स हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं और अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। रोड, रेलवे लाइंस जो है वो सब डैमेज हो जाते हैं। टाइडल वेव ओशियंस, कोस्टल एरिया के नियर बाई एरिया में ओशंस वाटर लेवल जब हाई इंक्रीज हो जाता है तो उससे कोस्टल एरिया का जो सिटी, टाउन्स या अदर जो विलेज वगैरह होते हैं वो इससे अफेक्टेड होते हैं। इसी प्रकार से ओशन करंट्स जो हैं वो हैवी करंट आ जाती हैं, हाई करंट्स स्टार्ट हो जाती हैं, तो उससे कोस्टल एरिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। इसी के बाद आगे आते हैं स्ट्रॉम सर्ज। स्ट्रॉम सर्ज जो होते हैं वो तेज़ जो लहरें होती हैं, ये तेज़ लहरें ऊंची ऊंची उठ करके और कोस्टल एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डैमेज कर देते हैं। इसके साथ ही सुनामी, सुनामी जो होती हैं वो स्ट्रॉम सर्ज से हैवी होती हैं और ये ओपन ओशियंस में क्रिएट होती हैं, लेकिन कोस्टल एरिया पर आकर के ये अपना एक सबसे बुरा प्रभाव डालती हैं, एक हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं, जिससे कोस्टल एरिया की जो बिल्डिंग वगैरह होती है, सिटी वगैरह होती है, अदर इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, सी पोर्ट्स वगैरह जो होती हैं वो सब डैमेज हो जाती हैं। जैसे कि आपने जापान के अंदर देखा होगा कि जापान के अंदर 2011 के अंदर सुनामी आया था, तो उससे बड़े पैमाने पर जापान और उसके नियर बाई जो कंट्री थे उनके अंदर लार्ज स्केल के अंदर लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था। इसी टाइप से इनके बाद आती है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल जो हमारे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वायरल डिजीज़ वगैरह होती है, बर्ड फ्लू वगैरह होते हैं, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स से क्रिएट होते हैं। ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फास्टली फैलते हैं और उससे लार्ज स्केल्स के अंदर जो है वो ह्यूमन लाइफ अफेक्टेड होती है, मानव जीवन प्रभावित होता है। इसका एग्जांपल मैंने दिया था अभी, जैसे कि आपका जो है कोरोना जो वायरस है ये तेज़ी से फैल रहा है, पूरे वर्ल्ड को अपनी चपेट में इसने ले लिया है, तो ये बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। जैसे कि अपने इंडिया के अंदर जो है वो डेंगू फैलता है, बहुत सी बार बर्ड फ्लू भी होता है। इसी प्रकार से वायरल जो बुखार जिसको बोलते हैं, इस प्रकार की समस्या है वो क्रिएट हो जाती हैं, तो इनको बायोलॉजिकल डिजास्टर के नाम से जानते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल डिजास्टर और हैजर्ड्स हैं इनके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए कुछ इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई थी। इन कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कॉन्फ्रेंस योकोहामा स्ट्रेटेजी के नाम से जानी जाती है। तो ये क्या थी और इसके क्या एम हैं, ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ये 5 मार्क्स के अंदर आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। योकोहामा स्ट्रेटेजी एंड इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शंस। प्राकृतिक आपदा को कम करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दशक में योकोहामा स्ट्रेटेजी एंड प्लान, योकोहामा रणनीति और उसकी जो कार्य योजना है, प्लान ऑफ एक्शंस फॉर द सेफर वर्ल्ड, जो सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना बनाई गई। अर्थात प्राकृतिक आपदा को कम करने का अंतर्राष्ट्रीय दशक योकोहामा रणनीति तथा सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना, एक्शन प्लान फॉर द सेफर वर्ल्ड। All the member states of United Nations and other states meet to the World Conference on Natural Disaster Reduction in the city of Yokohama from May 23rd to 27th 1994। 1994 में 23 से 27 तारीख तक, मई में 23 मई से 27 मई तक ये कॉन्फ्रेंस चली। It acknowledged that the impact of natural disaster in terms of human and economic loss has risen in recent year। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन और उनके आर्थिक विकास को बहुत अधिक नुकसान हुआ है, बहुत अधिक क्षति पहुंची है। हैज वेनरेबल एंड सोसाइटी इन जनरल हैज बिकेम वेनरेबल टू नेचुरल डिजास्टर। इट आल्सो aspected that these disaster affected
द पुअर एंड डिसएडवांटेजियस ग्रुप द वर्स्ट। इसमें यह भी स्वीकार किया गया कि ये आपदाएं मुख्यतः विकासशील देशों के गरीब और जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, गरीब और साधनहीन समुदाय हैं, उनको ये सबसे अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि गरीब और साधनहीन देशों के पास इस प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं से बचने के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। ना उनके पास रेस्क्यू टीम होती है, ना उनके पास हेल्थ फैसिलिटी होती है, ना प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है, ना ही इस प्रकार के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए उनके पास प्रॉपर प्लान और मैनेजमेंट होता है। वेस्ट पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्री विच आर इल equipped टू कोप विद दैम, कि उनके पास इनसे मुकाबला करने के लिए कोई तैयारी नहीं रहती है, वो इनसे नहीं बच पाते हैं। हैंस द कॉन्फ्रेंस अडोप्टेड द योकोहामा स्ट्रेटेजी एज ए गाइड टू रेस्ट टू द डिकेड एंड बियॉन्ड टू मिटिगेट द लॉस ड्यू टू दिस डिजास्टर। इसलिए इस बैठक में एक दशक तथा उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए योकोहामा रणनीति अपनाई गई, जिसे योकोहामा रणनीति के नाम से जाना गया। तो इसमें योकोहामा जो स्ट्रेटेजी है, वो योकोहामा स्ट्रेटेजी क्या है, जिसके थ्रू वर्ल्ड की जो डिजास्टर हैं इनको रिडक्शन किया जाए है, इनसे विश्व को जो है वो सेफर बनाया जाए, और जो अंडर डेवलप कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं उनको किस प्रकार से दूसरे कंट्री हैं वो हेल्प करें। तो इसमें आप ध्यान दें, द resolutions of the World Conference on Natural Disaster Reductions as mentioned below। विश्व बैठक के अंदर जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्राकृतिक आपदाओं के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए जो स्ट्रेटेजी यूज की गई, जो प्रस्ताव पारित किए गए, जो रणनीति बनाई गई, वो नीचे दी गई। सबसे पहला इसके अंदर आता है it will note that each country has sovereign responsibility to protect its citizen from natural disaster। इसमें यह बताया गया है कि हर देश को यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे प्राकृतिक आपदाओं से अपने नागरिकों की सुरक्षा करें। It will note that each country has to sovereign responsibility to protect its citizen from natural disaster, कि हर एक देश की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो अपने देश के नागरिकों को की प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करे, उनकी सुरक्षा करे। किसी भी प्रकार का कोई नेचुरल डिजास्टर किसी कंट्री में आता है तो वहाँ की सरकार उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाए, उनकी सुरक्षा करे, उनको राहत सामग्री वगैरह उपलब्ध कराए और उनके रीडेवलपमेंट के लिए प्लान तैयार करे, दोबारा से उनके विकास के लिए अच्छा योजनाओं का निर्माण करें। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, इट विल गिव प्रायोरिटी अटेंशन टू द डेवलप्ड कंट्री, particularly the less developed landlocked country and small islands developing state। It will be priority attend, यह विकासशील देशों विशेष रूप से कम विकासशील, कम विकसित और चारों ओर से पर्टिकुलरली लिस्ट डेवलप लैंडलॉक्ड कंट्री, चारों ओर से भूमि से घिरे हुए देशों और छोटे द्वीप समूह को इस बात पर ध्यान देने की बहुत अधिक ज़रूरत है कि वो अपने नागरिक की सुरक्षा अच्छे से करें। नेक्स्ट आता है इसमें, इट विल बी डेवलप एंड strengthen national capacity and capability and work
appropriate national legislation for natural and other disaster prevention, mitigations and preparedness. प्रिवेंशंस की उनको बचाव करना, दूसरा मिटिगेशंस उनका निवारण करना, और इस प्रकार की किसी भी प्रकार की डिजास्टर आ जाता है तो उसके लिए प्रिपेयर्डनेस मीन्स तैयार रहना, उसकी तैयारी करने के लिए नेशनल लेजिस्लेशंस जो है वो रूल और रेगुलेशंस बनाएं, उसके लिए कानून तैयार करें। अर्थात जहाँ भी उचित समझा जाए वहाँ आपदा से बचाव, निवारण और तैयारी के लिए राष्ट्रीय कानून बनाकर उसकी क्षमता और सामर्थ्यता के अनुसार, कंट्री की क्षमता और सामर्थ्यता, स्ट्रेंथ देन नेशनल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी के अनुसार जो है वो कार्य करें, इंक्लूडिंग द मोबिलेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल organizations and participations of local communities। इस कार्य में स्वेच्छा से जो स्थानीय संगठन होते हैं, स्थानीय समुदाय होते हैं, उनको भी सम्मिलित कर लेना चाहिए। अर्थात कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो सरकार के अधीन ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते, वो भी इस कार्य के अंदर अगर अपना पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो उनको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेना चाहिए। जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह जो हैं, इनको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो इंक्लूडिंग द मोबाइलाइजेशंस ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेशंस ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़। नेक्स्ट आता है आपका, इट विल promote and strengthen sub-regional, regional and international cooperation in activities to prevent, reduce and mitigate natural and other disasters with particular emphasis on। यह कार्य जो है वो किसी क्षेत्र के अंदर, सब रीजनल उप क्षेत्र के अंदर, रीजनल क्षेत्र के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेशन सहयोग के द्वारा इन कार्यों को अधिक मजबूती देनी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे प्राकृतिक और इससे संबंधित कोई दूसरी आपदाएं हैं उनके इफ़ेक्ट को कम किया जा सके, उनको रोका जा सके या उनके निवारण के लिए योजनाएं तैयार की जा सके। तो इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों के ऊपर बल दिया गया है। प्रिवेंट, रिड्यूस द मिटिगेशन नेचुरल एंड अदर डिजास्टर विच पर्टिकुलरली एम्फेसिस ऑन्स। तो ये कौन कौन से हैं ये आप ध्यान में रखने हैं। ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, मानव और संस्थागत जो क्षमता है उनका अधिक से अधिक बिल्डिंग करना और उनके स्ट्रेंथनिंग, उसकी जो सशक्तिकरण है, उसकी जो पावर है, उसकी उपयोग जो है उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। सेकंड आता है टेक्नोलॉजी शेयरिंग द कलेक्शन एंड डिसमिनेशंस एंड यूटिलाइजेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वगैरह हैं उनकी मोबाइलाइजेशंस कर दिया जाए। टेक्नोलॉजी है वो एक देश दूसरे देश को शेयर करें। किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन एक कंट्री को आती है तो उस कंट्री को यूटिलाइजेशंस ऑफ इंफॉर्मेशंस का दूसरे देशों में पहुंचाने का कार्य करें। तकनीकी में वो अपनी भागीदारी दें, सूचनाओं को इकट्ठा करें, जो भी किसी प्रकार की डिजास्टर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशंस होती है तो उनको वो कलेक्ट करें। उसके बाद डिसमिनेशंस, उनका प्रकीर्णन करें, यानी कि एक देश दूसरे देश को वो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करें। यूटिलाइजेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, दी गई जो इंफॉर्मेशन है उनका वो उपयोग करें।
और संसाधनों का अधिक से अधिक मोबाइलाइजेशंस करें कि एक देश से दूसरे देश के अंदर ये साधन जो हैं वो पहुंच करके, टेक्नोलॉजी पहुंचा करके वहाँ पर भी इनके डिजास्टर को ट्रैक करने के लिए कार्य किए जाएं, जिससे कि टाइम रहते हुए इस प्रकार के जो डिजास्टर्स होते हैं उनके इफ़ेक्ट को रिड्यूस किया जा सके। जैसे कि साइक्लोन वगैरह जो होते हैं इनको ट्रैक करके साइक्लोन अफेक्टेड एरिया से बाहर लोगों को भेज दिया जाता है। जैसे कि अम्फान जो वेस्ट बंगाल के अंदर आया, तो इससे लाखों लोगों को सेफर एरिया के अंदर शिफ्ट किया गया, माइग्रेट किया गया। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करके वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो है वो हम नेचुरल डिजास्टर के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं और ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को हम सेव कर सकते हैं, उनको हम बचा सकते हैं।